आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। 4 चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 5वां चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं आज। तो चलिए आज बिना टाइम गंवाए आगे देखते हैं इसको। देखिए, कुछ लोग शासक कैसे बने, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र है तो इसलिए हम लोग चुनाव के द्वारा अपने शासक को चुनते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। उसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो ये रहा अश्वमेध यज्ञ के बारे में, कैसे राजा चुने जाते थे। तो इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। देखिए, वर्ण मतलब ये जो जातियां थी ये ऋग्वेद से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, वर्ण के बारे में। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछलियां पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। तो वर्ण किन्हें कहते हैं, मतलब पुरोहितों ने 4 वर्गों में विभाजित किया। ये कौन कौन से थे, पर उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। तो मतलब ये इनका विभाजन जो कार्य के आधार पर किया गया था, ना कि जन्म के आधार पर था। तो पहला वर्ण क्या था, ब्राह्मण। पहला वर्ण था ब्राह्मण। पहला ब्राह्मण था। उनका काम वेदों का अध्ययन अध्यापन करना तथा यज्ञ करना था। तो उनका काम, ब्राह्मणों का काम क्या था, अध्ययन अध्यापन कराना और यज्ञ करना। इसके लिए उन्हें उपहार मिलता था।
दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। दूसरे स्थान पर क्षत्रिय थे, उनका काम क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें कृषक और कौन कौन से थे? किसान, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार इनको प्राप्त था। यज्ञ करने का अधिकार क्षत्रिय और वैश्य कर सकते, लेकिन शूद्र का नहीं था। वर्णों में सबसे अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीन वर्णों की सेवा करना, तीनों वर्णों की सेवा करना था। उन्हें कई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। तो किनको अधिकार नहीं था? महिलाओं और शूद्रों को वेद का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। आगे देखते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। आमतौर उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। चलिए इसके बाद देखते हैं जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। तो जनपद का क्या मतलब है? जन के बसने की जगह ही जनपद है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद आगे मानचित्र में दिखाए गए हैं, आगे हम लोग देखेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। चलिए आगे इसके बाद देखते हैं। चित्र देखिएगा, इसके बारे में लिखा है चित्रित धूसर पात्र। तो ये धूसर एक पात्र है। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिलती हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं महाजनपद क्या होते थे। करीब 2500 साल पहले महाजनपद लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी या ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। किलेबंदी का क्या मतलब होता है कि इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची जो दीवार बना दी जाती है, उन्हीं को किलेबंदी कहते थे। ये बाह्य आक्रमणों से वहां की रक्षा करते थे। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे।
इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण करना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्रियां, पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब चलिए इसके बाद मैप देख लेते हैं हम लोग, मैप में क्या दिया हुआ है। देखिए कुछ इसका क्षेत्र देख लेते हैं। देखिए यहाँ काबुल नदी आज आ रही है तथा एक सिंधु नदी बह रही है, जिसकी सहायक नदियां इसमें दिखाई गई हैं। देखिए ये ऊपर गांधार का क्षेत्र है, तक्षशिला है, और झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां दी गई हैं। यमुना नदी है, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, पांचाल, गंगा नदी, यमुना, चंबा, कोसल, वैशाली, मगध, राजगृह, देखिए सोन नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, महानदी, देखिए सब अंग, मगध, वज्जी, वैशाली, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में आकर मिल जा रही है। चलिए कौशाम्बी, राजगृह, देखिए साउथ में नदियां गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी, ये सब देख सकते हैं आप लोग। इनको थोड़ा मैं देख लिया, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में अगले अध्याय में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चलिए देखिए एक चित्र है, इसके चित्र के बारे में क्या दिया हुआ है। देखिए सीढ़ियां बनी हुई है, इसमें एक मनुष्य चढ़ रहा। देखिए कौशाम्बी किले की दीवार, चलिए इसके बारे में क्या दिया। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये चित्र है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। कर के बारे में। कर आप लोग पता होगा, कर किसको बोलते हैं, टैक्स को बोलते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। देखिए फसलों पर लगाए गए कर सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहते थे। तो क्या कहते थे, भाग। और कितना ये भाग टैक्स लिया जाता था, उपज का 1/6वां हिस्सा। तो 1/6वां हिस्सा, इसको ध्यान रखिएगा, उपज का 1/6वां हिस्सा, उपज का 1/6वां हिस्सा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। तो वो लोग टैक्स कैसे चुकाते थे, तो महीने में एक दिन राजा के लिए काम करते थे, तो उनका टैक्स हो जाता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालक जैसे पशु पालते हैं तो घी दे दिए, दूध दे दिए, या बहुत सारी चीजें होती हैं, वो जो जानवरों से प्राप्त उनके उत्पाद होते थे उसको टैक्स के रूप में देते थे। व्यापारी क्या करते थे, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, तो वो अपना कर देते थे। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। जो शिकारी थे वो जंगल से जो महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त होती थी वो लोग टैक्स के रूप में देते थे। चलिए आगे देखते हैं। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल के जो आगे लगा होता है जिससे जुताई होती है, तो वो अब पहले लकड़ी के बने होते थे, फिर लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों को रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान
उपजाने के बजाय धान के पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। जैसे आज पहले धान के पेड़ लगाते फिर उसका रोपण करते हैं बाद में। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगती थी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर जिनको क्या बोलते थे, कमकार, ये लोग करते थे। देखिए सूक्ष्म निरीक्षण कर लेते हैं मगध के बारे में। देखिए मानचित्र में मगध, देखिए लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। तो महाजनपद जो आपके 16 महाजनपद हैं उनमें मगध सबसे शक्तिशाली माना जाता है। और शक्तिशाली क्यों था, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। तो आपके लिए ये देखिए, गंगा और सोन की नदियां जो कहाँ से बहती थी, मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाते थे। सोचिए वो लैंड, वहां की जो भूमि थी कितनी उपजाऊ होती थी इन नदियों की वजह से। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। तो हाथी भी वहां के उपयोग में आ जाते थे। यही नहीं, जंगल से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियां भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। सोचिए लौह अयस्क की, तो उनके हथियार बनाए जा सकते थे। लौह अयस्क की खदानें मगध के आसपास थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। देखिए मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन कौन से, बिंबिसार और अजातशत्रु। तो मगध के दो शासक कौन से हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य महाजनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। कौन थे, महापद्मनंद। उन्होंने अपने नियंत्रण का उस क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार के राजगृह, आधुनिक जिसको राजगीर बोलते हैं, उसको पहले राजगृह बोलते थे, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध की राजधानी किसको बनाया, राजगृह को, आधुनिक राजगीर। बाद में पाटलिपुत्र इसको पटना बोलते हैं, इसको भी राजधानी बाद में बना लिया गया, इसको बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है जब मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। इसके बारे में आप लोगों को सुना होगा। 2300 साल पहले मेसिडोनिया का जो राजा था कौन था, सिकंदर। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय की चाह में वहां से निकला था, अपने यहाँ से मेसिडोनिया से। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। कहाँ, व्यास नदी किनारे तक। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के साथ पैदल, रथ और हाथियों बहुत बड़ी सेना थी। चलिए आगे देखते हैं वज्र के बारे में। तो हमने मगध के बारे में देखा, अब वज्र के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नजदीक वज्र राज था। वज्र की राजधानी क्या थी, वैशाली, जिसको बिहार में, वैशाली कहाँ है, बिहार में। यहाँ एक अलग इसको राजधानी, आप लोग ध्यान रखिएगा कि वज्र की राजधानी क्या थी, वैशाली। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। देखिए इसमें गण या संघ भी बगल में दिया गया। क्या मतलब होता है इसका, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था, और संघ का अर्थ संगठन या सभा। चलिए आगे देखते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह
करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। देखिए आगे इसमें देख लेते हैं वज्जी का संघ। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ का है दीघ निकाय, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। चलिए आगे देखते हैं अजातशत्रु, जिसको अजातशत्रु भी बोलते हैं, वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्ज सभाएं नियमित रूप से होती हैं तभी तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देंगे। और क्या कहा? वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे। उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए अन्यत्र के बारे में क्या दिया गया है, इसको देख लेते हैं। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की। कहाँ के लोगों ने? एथेंस के लोगों में। कब की? लगभग 2500 साल पहले एक शासन व्यवस्था, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। चलिए आज के लिए इतना ही बस। आगे हम लोग देखिए महत्वपूर्ण तिथियां थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। नए शासक कब आए? लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद कब, मतलब कब से? लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण, दीघ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले हुआ। गण या संघ राज्यों का अंत कब हुआ? लगभग 1500 साल पहले। चलिए इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।